हाँ, नमस्ते सर। सर, मैं राधा रमन, जुबली पब्लिक स्कूल हैदराबाद की हिंदी कार्यशाला में उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर वर्ष की भांति इस बार भी शिक्षकों की कार्यशैली में प्रगति हेतु हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारे आज के अतिथि वक्ता हैं श्री श्याम बाबू शर्मा जी। इससे पहले कि हमारे अतिथि वक्ता अपना व्याख्यान प्रारंभ करें, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा मैं उनसे आप सभी का परिचय कराती हूँ। श्री श्याम बाबू शर्मा वर्तमान में भारतीय रेल में वरिष्ठ अनुवादक के पद पर कार्यरत हैं। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन में एक अच्छे अनुवादक के रूप में इनकी पहचान होने के साथ ही कंप्यूटर तकनीक विज्ञ के रूप में भी इनकी पहचान काफ़ी अधिक है। इनका तकनीकी समाधान के नाम से ब्लॉग और यूट्यूब चैनल काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। इसके माध्यम से सरकारी या गैर सरकारी कंप्यूटर संबंधी दैनिक काम में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। श्री शर्मा भारतीय रेल ही नहीं अपितु देश के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में आयोजित तकनीकी संगोष्ठियों में अपनी प्रस्तुतिकरण से कंप्यूटर प्रयोक्ताओं को टिप्स एवं ट्रिक्स प्रदान करने के बारे में जाने जाते हैं। इनके तकनीकी लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होते रहते हैं। हिंदी और तकनीकी समूह जो आज देश के कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के मध्य अधिक लोकप्रिय हो रहा है, इसके संचालक मंडल में श्री शर्मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संचालक मंडल में इनके अलावा गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के सहायक निदेशक डॉक्टर मोहन बहुगुणा, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व IT अधिकारी श्री OP अग्रवाल, IIT खड़गपुर के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार रावत, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उपनिदेशक राजभाषा श्री KP तिवारी एवं हिंदी शिक्षण योजना पुणे के सहायक निदेशक राजभाषा श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा जैसे कंप्यूटर विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनकी गोष्ठियां प्रत्येक शनिवार को साढ़े 6 बजे साढ़े 6 बजे से आयोजित होती रहती है और इनमें कंप्यूटर अनुप्रयोग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के किसी पहलू पर विस्तृत परिचर्चा होती है। आप सभी प्रतिभागी एक बार तकनीकी समाधान ब्लॉग और यूट्यूब चैनल पर अवश्य जाएं, निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। तो शर्मा जी, अब आपको मैं बागडोर संभालने के लिए बोलती हूँ। अब आप अपना व्याख्यान शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। आज की गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही हैं राधा मैम जी, माधवी मैम जी तथा उपस्थित सभी शिक्षकगण। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है, क्योंकि आप शिक्षक वर्ग से हैं और मैं छात्र वर्ग से हूँ, तो मैं आप लोगों को प्रणाम ही कर सकता हूँ। मैं क्या सिखाऊंगा, आप लोग तो खुद ही लोगों को, बच्चों को सिखाते रहते हैं। सर, पॉलिश करने की भी ज़रूरत होती है ना, आप पॉलिश कर रहे हैं। नहीं मैम, फिर भी मैं आप लोग को कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगा कि जो आपके दैनिक कार्यों में, अब चूँकि आप सभी लोगों को मालूम है कि अब कंप्यूटरीकरण का युग आ गया है और हमारे जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी अब शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे कार्यालय क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा वर्ग में भी, शिक्षक के क्षेत्र में भी जो सारा काम हो रहा है अब कंप्यूटर के जरिए ही हो रहा है। आपको प्रश्न पत्र बनाने हैं, आपको कई शिक्षा के और भी जितने भी टिप्स बच्चों को देने हैं, वो सब कंप्यूटर के जरिए ही दे रहे हैं आप लोग। तो मैं आप लोग को कुछ आज की जो कार्यशाला में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर पे हिंदी आपको सबसे पहले तो काम है कि आप, क्योंकि मैंने ये सुना है कि आप सभी हिंदी शिक्षक हैं, हो सकता है कि किसी और भी विषय को, फिर भी मैं आप लोग को जो टिप्स दूंगा वो आपको चाहे हिंदी का मामला हो, चाहे इंग्लिश का मामला हो या क्षेत्रीय भाषाओं का मामला हो, वो सभी आपको उसमें काम आएगा। तो आज मेरा जो व्याख्यान रहेगा मूलतः रहेगा कि कंप्यूटर पर हिंदी सक्षम करना, इनेबल करना, वो क्या होगा।
फिर उसके बाद आएगा टाइपिंग टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टाइपिंग टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं हिंदी में टाइप करने के लिए, इंग्लिश में टाइप करने के लिए या भारतीय भाषाओं में, किसी भारतीय भाषा में टाइप करने के लिए किस टूल्स का आप उपयोग करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा OCR और स्निपेट टूल की बात बताऊंगा कि OCR से संबंधित ये है कि आपका कहीं पे भी चाहे PDF फॉर्म में कहीं मटेरियल पड़ा हुआ है या इमेज फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसको कैसे एडिटेबल टेक्स्ट में आप अपने को ले सकते हैं। कहीं पे होता क्या है कि PDF में अगर पड़ा हुआ है या इमेज में पड़ा है तो उसको आप या तो रीटाइप करते होंगे, उसको कुछ नहीं करना, उसको OCR के जरिए आप कैसे ले सकते हैं एडिटेबल टेक्स्ट के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा विंडोज़ जो 7 से लेकर 11 तक का जो विंडोज़ का वर्जन आया हुआ है उसमें क्या टिप्स, आपको क्या क्या टूल्स उपलब्ध हैं। उसके बाद मैं आपको आज की कार्यशाला में वर्ड जो पॉपुलर ऐप है, एप्लीकेशन है विंडोज़ का, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप उनका उपयोग करके अपने कार्यक्षेत्र में कैसे आप बड़े आसान तरीके से काम कर सकते हैं। अंत में मैं आपको कुछ साइटों के नाम बताऊंगा कि जो आपके लिए भी उपयोगी होंगे और आप जिन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी होंगे। अब चूँकि सबसे पहले तो मैं आपको PPT के जरिए मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा और कुछ मैं लाइव भी दिखाऊंगा। तो मैं पहले तो अपना शेयर करता हूँ, PPT शेयर कर रहा हूँ। तो जो आज का विषय रहेगा वो रहेगा नवोन्मेषी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण ई-टूल्स, यानी कि इम्पोर्टेंट ई-टूल्स फॉर इनोवेटिव टीचर्स। मैंने जैसा आपको बताया था अभी कि हम किन किन चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। हिंदी यूनिकोड पे चर्चा करेंगे, टाइपिंग टूल्स पे चर्चा करेंगे, OCR पे, OCR के साथ मैं आपको स्निपिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा, फिर MS विंडोज़ टूल्स, MS वर्ड टूल्स और महत्वपूर्ण साइट। तो सबसे पहले जो हमें हिंदी यूनिकोड के बारे में हमें जानना होगा कि हमारा जो सबसे पहला काम पड़ता है कि हमको कंप्यूटर जब ओपन करते हैं तो हमारा जो परिवेश है वो क्या होगा उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारा जो भी ये प्रवेश मिलता है विंडोज़ जब खोलते हैं तो अंग्रेज़ी मोड में ही होता है। वो अंग्रेज़ी मोड क्यों होता है? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर का विंडोज़ का जो आपका लोकेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट। तो एक्सक्यूज मी सर, जी एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है सर? हाँ, रिकॉर्डिंग। थैंक यू सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। तो जो आप विंडोज़ पे जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपका पूरा परिवेश जो विंडोज़ का है वो इंग्लिश मोड में ही रहता है। तो वो आप कैसे हिंदी मोड में लाएंगे? क्योंकि आपका इंग्लिश मोड क्यों रहता है? क्योंकि वो लोकेशन आपका डिफ़ॉल्ट के रूप में यूनाइटेड स्टेट ही दिया हुआ है और उसका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आप जब फाइल कोई न्यू फाइल बनाते हैं या न्यू फोल्डर बनाते हैं तो आपको इंग्लिश में ही उसको फोल्डर का नाम देना पड़ता है और फाइल का नाम भी इंग्लिश में देना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप चाहें तो अपने फाइल का नाम आप कन्नड़ में भी दे सकते हैं, मलयालम में दे सकते हैं, तेलुगु में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं। आप भारत की किसी भी भाषा में उस फाइल का नाम, फोल्डर का नाम आप दे सकते हैं। वो कैसे देंगे आप? उसके पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपना लोकेशन चेंज करना होगा। लोकेशन कैसे चेंज करेंगे आप? आपको स्टार्ट पे ये विंडोज़ 7 के बारे में बता रहा हूँ। आपके पास अगर विंडोज़ 7 है तो उस पर आप देखिएगा, और विंडोज़ 8 या 10 है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। विंडोज़ 11 है तो उसके बारे में भी आगे बताऊंगा कि कैसे करना है। तो 7 स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा? यहाँ पर कंट्रोल पैनल आएगा, कंट्रोल पैनल पे जाना होगा। फिर वहाँ कंट्रोल पैनल पे जाएंगे तो रीजन एंड लैंग्वेज आपको दिखाई देगा। तो रीजन एंड लैंग्वेज आप जाइएगा, वहाँ सबसे पहले आपको रीजन चेंज करना होगा। रीजन में डिफ़ॉल्ट में आपको मैंने जैसा बताया हुआ है कि वो यूनाइटेड स्टेट ही दिखाई देगा।
तो वहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो पूरे अन्य देशों का भी नाम आएगा, उसमें आप स्क्रॉल करते हुए इंडिया कर दीजिएगा। जब इंडिया कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप आएगा कि हमें लैंग्वेज कौन सा रखना है। तो लैंग्वेज पे आप जाके ऐड लैंग्वेज पे जाके आप उसको हिंदी, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश होगा, इंग्लिश यूएस होगा, उसे आप हिंदी ऐड कर लीजिएगा। हिंदी ऐड करने के बाद आपको क्या नाम है कीबोर्ड, चूँकि कीबोर्ड आपको डिफ़ॉल्ट में इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड मिलेगा। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड क्या होता है कि आपका इंडियन स्क्रिप्ट कीबोर्ड है, वो भारत की सारी भाषाओं पे एक कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हैं। आपको कोई अलग अलग टाइप करने के लिए अलग अलग कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं है। भारत की जितनी भाषाएं हैं उसको आप एक ही कीबोर्ड से आप लैंग्वेज चेंज करके आप कर सकते हैं। एक बार आप अगर इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड सीख गए तो आपको भारत की सारी भाषाओं में किसी भाषा में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपका हो गया विंडोज़ 7 में कैसे हमें एक्टिवेट करना है। आपको अगर ये चीज़ लिख लीजिएगा, आप डायरेक्ट आपका सामने रखा होगा, नोटपैड सामने रखा होगा, ये स्टेप जरूर लिख लीजिए कि स्टार्ट के बाद कंट्रोल पैनल के बाद रीजन एंड लैंग्वेज, और रीजन एंड लैंग्वेज में आप जब जाएंगे तो लोकेशन आपको रखना है, इंडिया करना है, और ऐड कीबोर्ड में हिंदी करना है। तो ये स्टेप 7 का होगा। जैसे ही आप ये इस स्टेप को तय कर लेते हैं तो आप देखेंगे ये नीचे का जो बार होता है कि यहाँ पर आपको अभी हिंदी या इंग्लिश नहीं दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे हिंदी, जैसे ही आप ये सारे चीज़ें आप कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ईएन दिखाई देगा। ये ईएन दिखाई दिया, ईएन दिखाई देगा, यानी कि आपका ये इंग्लिश मोड में है। इसी को आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी भी हो जाएगी। तो हिंदी और इंग्लिश अगर आपकी यहाँ पर दिख रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर हिंदी में काम करने के लिए सक्षम हो गया। अब चूंकि आप बच्चों को भी सिखा रहे हैं तो टीचरों का सबसे पहला दायित्व ये भी है कि बच्चों को जो कंप्यूटर आप सिखाएं तो उनको कंप्यूटर पे हिंदी एक्टिवेट करना जरूर सिखा दें, क्योंकि वो बचपन से ही अगर ये सीख जाएंगे कि हमको हिंदी में कैसे इसको चेंज करना है। जो इंग्लिश में वो तो बच्चे तो ये जान रहे होंगे कि हमारा ये कंप्यूटर है वो केवल अंग्रेजी जानता है, वो हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं नहीं जानता है। तो हमारे शिक्षकों का ये दायित्व है कि बच्चों को ये चीज़ें एक्टिवेट करना जरूर सिखा दें कि ये कंप्यूटर आपका केवल हिंदी अंग्रेजी ही नहीं जानता है, वो हिंदी भी जानता है, वो तमिल भी जानता है, तेलुगु भी जानता है, मलयालम भी जानता है, पंजाबी जानता है, गुजराती जानता है, मराठी जानता है, वो सारी भाषाएं ये हमारा कंप्यूटर जानता है। तो एक्टिवेट करना आप इसको सिखा दीजिएगा। इसके बाद मैं विंडोज़ 10 पे आपको लेके चलता हूँ। विंडोज़ 10 और विंडोज़ 8 का दोनों का स्टेप एक ही है। आपको क्या करना होगा, आप फिर यही जाएंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट पे गए। अब यहाँ पर कंट्रोल पैनल आपको नहीं दिखाई देगा। विंडोज़ 10 में या विंडोज़ 8 में कंट्रोल पैनल नहीं दिखाएगा। कंट्रोल पैनल की जगह आपको सेटिंग दिखाई देगी। आपको सेटिंग पे जाना होगा, फिर उसी पुरानी जगह पे जैसे रीजन एंड लैंग्वेज पे जाना होगा, फिर रीजन चेंज करना होगा और लैंग्वेज चेंज करनी होगी। और कीबोर्ड जैसे ही लैंग्वेज चेंज करेंगे, कीबोर्ड डिफ़ॉल्ट में आपको इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड मिल जाएगा। क्योंकि आप अभी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा ये लगेगा कि इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड कैसा होता है, किस तरीके का होता है। वो मैं आपको कीबोर्ड जब बताऊंगा तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड कितना आसान है काम करना, कितना उसका लेआउट कितना इजी है, इसकी तुलना में जो हम लोग एक हिंदी का जो कीबोर्ड ले रहे हैं, रेमिंगटन कीबोर्ड जो पुराने लोग करते थे हिंदी में काम करने के, रेमिंगटन कीबोर्ड, तो उसकी तुलना में इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड कितना आसान है।
तो ये विंडोज़ 10 में भी इसी तरह आपका हो गया। और जैसे ही आप ये स्टेप इतना कर लेते हैं तो आपका फिर क्या होता है कि आपको फिर मिल जाता है, यहाँ पर आपको हिंदी मिल जाएगी और इंग्लिश मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आपकी हिंदी भी जुड़ गई है। तो ये चीज़ें आपको विंडोज़ 10 में आपको उपलब्ध हो गई है। आप जब हिंदी पे क्लिक करेंगे तो सारा काम हिंदी में होने लगेगा। जब हिंदी में होने लगे क्या मतलब आपका फोल्डर का नाम भी हिंदी में आपका टाइप होने लगेगा और फाइल का नाम भी टाइप होने लगेगा। फाइंड रिप्लेस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम तो ये फाइंड रिप्लेस का होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है काफ़ी 10-20 पेज का, उसमें कोई एक वर्ड गलत हो गया है। अगर आप अंग्रेजी में काम कर रहे हैं तो वहाँ फाइंड रिप्लेस ईजी है। हिंदी में अगर यूनिकोड में आप काम नहीं कर रहे हैं, यूनिकोड मीन्स यूनिफाइड कोड। यूनिफाइड कोड माने आपने एक बार हिंदी में लिख दिया, वो आप विश्व के किसी भी देश में किसी भी कोने में वो फाइल आप भेजते हैं तो आपका जैसा आपने लिखा है वो वैसे ही दिखाई देगा। अगर आप हिंदी का फॉन्ट गैर यूनिकोड फॉन्ट है, उसके ज़रिए आपने कोई टाइप किया हुआ है, लेटर बनाया हुआ है और आपने फाइल अटैच करके अगर भेज दिया है किसी को, वहाँ पे वो फॉन्ट अगर नहीं है तो वहाँ पर वो दिखाई आपने जो लिख के भेजा है, जो टाइप करके भेजा है, वो वहाँ पर दिखाई नहीं देगा, वो पढ़ नहीं सकता है। तो यूनिकोड फॉन्ट, हिंदी यूनिकोड फॉन्ट में ये फ़ायदा है कि आप जो भी टाइप कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, जो भी अपना एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, वो कहीं पे भी जो भेज रहे हैं वो वहाँ पर उसको पढ़ सकता है, लिख सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का हो गया। अब हम आते हैं कि विंडोज़ 11 जो नया हमारा विंडोज़ अभी नया आया हुआ है, विंडोज़ 11 स्कूलों में तो अपडेट रहता है स्कूल, तो वहाँ पे आपके पास में विंडोज़ 11 आ गया होगा। तो आप देखिएगा कि विंडोज़ 11 में हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर आप विंडोज़ 11 में आपका जो स्टार्ट मेनू है वो आपका 10 तक तो स्टार्ट मेनू लेफ्ट साइड में कॉर्नर में यहाँ पर होता था, मगर विंडोज़ 11 में ये यहाँ से खिसक के ये सेंटर में आ गया है। तो सेंटर में जो आ गया है इसको तो यहाँ सेंटर में यहाँ पर आ गया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टार्ट मेनू ये आ गया आपका और ये चीज़ें सारी आपको सेंटर में मिलेंगी। तो इसको कैसे करना है आपको, इसमें भी 10 की तरह ही है। इसमें भी आपको क्या करना होगा, स्टार्ट पे जाना होगा। यहाँ स्टार्ट पे गए आप, ये स्टार्ट पे गए या आप सर्च पे जाइएगा। सर्च पे गए आप, सर्च पे जाने के बाद आप वहाँ सेटिंग टाइप कीजिएगा या सेटिंग टाइप कीजिए। ये सर्च बहुत महत्वपूर्ण है आपका, यहीं से आपको कहीं इधर उधर लंबा स्टेप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सर्च के माध्यम से जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप एक की पे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप सर्च पे गए, सर्च पे आप टाइप करेंगे रीजन एंड लैंग्वेज। तो जैसे ही आप करेंगे रीजन पे वहाँ पहुँच उस विंडोज़ पे पहुँच जाएगा और वहाँ पे आपको रीजन चेंज करना है, जैसा बताया कि इंडिया करना है और लैंग्वेज हिंदी करना है और कीबोर्ड आप ऐड करके अपना कीबोर्ड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड डिफ़ॉल्ट में मिलेगा। बाकी कीबोर्ड मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या करेंगे। तो इस तरह आप एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी जब एक्टिवेट कर लेंगे आप तो यहाँ पर भी आपको फिर से ये मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको हिंदी हो गई और इंग्लिश हो गई और यहीं पे आपको हिंदी इंस्क्रिप्ट मिल गई है। ट्रेडिशनल और इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड एक ही होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी हिंदी मिल गई। इसमें एक्टिवेट करने से संबंधित आप लोगों को कुछ अगर पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे आपको टाइपिंग टूल्स के बारे में बताता हूँ। एक्टिवेट करना आ गया आप सभी लोगों को? आ गया, धन्यवाद। अब हम चलते हैं कि आपका नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं कि आपका टाइपिंग कीबोर्ड सेटिंग। तो टाइपिंग कीबोर्ड सेटिंग का जो टाइपिंग कीबोर्ड आपके पास है वो आपको
मैंने बताया कि इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड तो डिफ़ॉल्ट में मिलता है, ठीक है। ये आपका इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड डिफ़ॉल्ट में मिलेगा आपको। इसके बाद आपको फोनेटिक कीबोर्ड 10 में और 11 में आपको इनबिल्ट है। आपको केवल जाकर कीबोर्ड जाकर आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। आपको कहीं थर्ड पार्टी से फोनेटिक कीबोर्ड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास 10 है या 11 है, अगर आपके पास 7 विंडोज 7 है, तब आपको थर्ड पार्टी की आवश्यकता है। तो थर्ड पार्टी में एक तो गूगल ने दिया हुआ था पहले आपका, इस समय तो उसने सेटिंग हटा दी है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट आपको अपनी साइट से उपलब्ध करा देता है फोनेटिक कीबोर्ड। विंडोज 7 है तो आपको थर्ड पार्टी मतलब अलग से फोनेटिक कीबोर्ड लेना होगा। अगर 10 और 11 है तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस जहाँ हिंदी आपने कीबोर्ड देखा था, हिंदी लैंग्वेज है, वहीं से आप कीबोर्ड इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड हो गया, फोनेटिक हो गया, और एक रेमिंगटन कीबोर्ड हो गया जो कि आउटडेटेड कीबोर्ड कहलाता है। क्योंकि रेमिंगटन कीबोर्ड पुराने लोग जो हमारे यूज़ करते थे हिंदी में काम करने के लिए, उनके लिए था। तो रेमिंगटन कीबोर्ड आउटडेटेड कीबोर्ड है, तो इसका उपयोग आप ना ही करें। अगर आप कर रहे हैं रेमिंगटन का, तो आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप सीधे आइएगा इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड की तरफ। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड आप एक बार सीख जाएंगे तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आप एक बार इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड सीख गए तो भारत की सारी भाषाओं पे आप यहाँ पर लिपियों में काम कर सकेंगे, जबकि रेमिंगटन कीबोर्ड से आप नहीं कर सकते थे। रेमिंगटन कीबोर्ड कोई भी ऐसे संयुक्त अक्षर बनाने के लिए आपको कोडिंग, अलग से कोडिंग आल्ट दबा के न्यूमरल कीबोर्ड से आप संयुक्त अक्षर लगाते थे, जबकि इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में आपको नहीं है। ये 3 कीबोर्ड आपके काम करने के लिए है। इसके अलावा एक वॉइस टाइपिंग का भी है। ये आपको हिंदी में काम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कीबोर्ड सीखें। आप बोलते जाइए, जैसा कि आप मोबाइल पे भी आप बहुतों सारे यूज़र, मेरे ख्याल से 99.99% जो हैं यूज़र्स, वो अब अपने मोबाइल में उन्होंने वॉइस टाइपिंग एक्टिवेट कर रखा है, और वो टाइप नहीं करते। कोई मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करना है या कोई टेलीग्राम पे मैसेज करना है या किसी सोशल मीडिया पे मैसेज करना है, कुछ लिखना है, तो वो बोल के ही टाइप कर लेते हैं। तो इसी तरह आप कंप्यूटर पे भी, अपना लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे बोल कर भी टाइप कर सकते हैं। तो वो वॉइस टाइपिंग का है। तो फिलहाल मैं आपको टाइपिंग की बात बता रहा हूँ कि ये टाइपिंग आपकी जो है वो ये आपको मैंने इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड की टाइपिंग दिखाई है। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड की टाइपिंग क्या है, आप देखेंगे कि राइट साइड में सारे आपको व्यंजन दिखाई देंगे, कंसोनेंट दिखाई देंगे, और आप बाईं साइड में सारे स्वर दिखाई देंगे, यानी कि वॉवल दिखाई देंगे आपको। तो आपको सीखना काफ़ी आसान है। आप इसमें देखेंगे कि आप अगर के को आपने ध्यान में रखा कि के पे आप देख रहे होंगे का और खा एक साथ है, के बिना शिफ्ट का, खा शिफ्ट के साथ। इसी तरह उसके ऊपर आप देख रहे होंगे आई है, ये ग और घा एक साथ है, और इसके सीधे लेफ्ट की तरफ आप जा रहे हैं शिफ्ट के साथ अंगा। ये जो अंगा है ये आपको किसी में आप कीबोर्ड में आपको नहीं दिखाई देगा। रेमिंगटन यूज़ कर रहे होंगे आप लोग अगर कभी, तो आपको ये जो अक्षर है ये आपको नहीं दिखाई देगा, ना ही आप की कोडिंग कहीं से आप लेके इसको कर सकेंगे। तो इसमें आपको इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में आपको बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अंगा इसी ता था दादा, ये इसको सीखना कितना आसान है कि मेरा तो आप जैसा कि राधा मैम ने बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है और मेरा ब्लॉग भी है। आप मेरे ब्लॉग पे भी जाके वहाँ पे भी टाइपिंग टूल मैंने उपलब्ध करा दी गया, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है।
आपको टाइपिंग टूल वहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह मेरा वीडियो जो तकनीकी समाधान के नाम से आप गूगल में सर्च करेंगे, जैसे ही आप चाहे हिंदी में टाइप कीजिए चाहे इंग्लिश में टाइप कीजिए, जैसे ही आप तकनीकी समाधान आप टाइप करते हैं तो जो नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा है वो मेरा ही है। आपका सबसे पहला तो ब्लॉग का आएगा, फिर यूट्यूब चैनल का आएगा मेरा, फिर फेसबुक पेज का मेरा आएगा। तीनों एक साथ आपको नंबर 1 पे दिखाई देंगे तकनीकी समाधान पे। तो उसमें मैंने इसका ट्यूटोरियल डाला हुआ है कि कैसे आपको इसको सीखना है। तो मैंने उसमें जो स्लॉट बनाया हुआ है वो 1 हफ्ते का मात्र है। अगर आप 1 हफ्ता प्रतिदिन 10 मिनट भी देते हैं तो मैं आपको दावा करता हूँ कि 1 हफ्ते के बाद जब आप अगले मंडे को जब आप आएंगे स्कूल में तो आप फर्राटे से आप इसको कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना इजी है ये कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल 4 की, एक दिन में 4 की आपने देख लिया, जैसे के और आई, के आई आपने दिमाग में रखा है, के आई और एल ओ, तो ये 4 की है। इसमें आपको कितने मिल गए? 8 अक्षर मिल गए, काखा गागा काखा गागा। तो ये आपने 10 मिनट में इसका यूज़ किया, इसको टाइप किया कि भाई काखा गागा काखा गागा, और इसके बाद इनको मिला कर आपने 2 अक्षर का 2 का बनाया, फिर 3 का बनाया। तो इस तरह आप अगर 10 मिनट भी अपना समय दे रहे हैं तो मैं तो यही जानता हूँ कि 1 हफ्ता जो आप मंडे को अगर शुरू कर रहे हैं तो संडे तक आप इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि अगले मंडे को जब कॉलेज आएंगे, स्कूल आएंगे, तो आप बहुत तेज़ी से काम कर सकेंगे। तो ये कीबोर्ड कितना आसान है, तो इसको आप देखिएगा और ज़रूर सीखिएगा। ये फोनेटिक कीबोर्ड, इसके बाद फोनेटिक कीबोर्ड है। ये विंडोज़ 10 जो है उससे नीचे के वर्जन के लिए। विंडोज़ 10 से नीचे का मतलब है कि आपका 7 जो है, 7 और 8 का जो है उसमें आपको कहाँ से लाना है तो उसके बारे में बता दें कि ये मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट का ही ये साइट है भाषाइंडिया.com। आप भाषाइंडिया.com पे जाएंगे और यहाँ डाउनलोड पे जाएंगे। डाउनलोड पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, इसको ILIT कहा जाता है, वैसे मिलिट कहते हैं MILIT, ठीक है। तो ये जो है ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल आपको किसी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एप्लीकेशन में भारतीय भाषा के टेक्स्ट को आसानी से दर्ज करने में मदद करता है। यानी कि आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ना कि आपको भारतीय भाषाएं दिख रही हैं। आप अगर कन्नड़ में टाइप करना चाहते हैं तो कन्नड़ का ये डाउनलोड कर लीजिएगा, हिंदी का करना चाहते हैं तो हिंदी का डाउनलोड कर लीजिएगा, गुजराती करना चाहते हैं गुजराती करिएगा, बंगाली में बंगाली का, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कोई सा भी आप टाइप इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप जो कीबोर्ड है उसमें जो अंग्रेजी के अक्षर दिए हुए हैं, ये फोनेटिक मीन्स क्या, फोनेटिक का मतलब क्या है कि आप अंग्रेजी के की दबाएंगे और उसका आउटपुट जो होगा वो आपका जो भी आपने डाउनलोड किया है उस लैंग्वेज में आपको वो आउटपुट देगा। आपने जैसे कमल लिखना है तो KAMAL अगर लिख रहे हैं आप तो आपका आउटपुट जो हिंदी में कमल देगा। आपने इनपुट तो अंग्रेजी का दिया और आउटपुट आपको हिंदी में मिल गया, आपको आउटपुट बंगाली में मिलेगा, आउटपुट गुजराती में मिलेगा। आपका जितना भी लैंग्वेज यहाँ पे आप देख रहे हैं इनमें आउटपुट आपको मिल जाएगा। ये आपका विंडोज़ 10 से नीचे के लिए आपको मिलेगा। तो आपको इससे विंडोज़ अगर 10 से नीचे का वर्जन आपका है तो आपको सीधे जाना है, भाषा इंडिया की साइट पे जाएंगे और भाषा इंडिया की साइट पे जब आप जाएंगे तो सबसे जैसे ही भाषा इंडिया की साइट पे गए और डाउनलोड पे गए तो सबसे ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल मिलेगा। इसमें आप कोई सा भी एक टूल डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको आउटपुट
जो इनपुट आप इंग्लिश में देंगे, आउटपुट आपको आपका मनोवांछित लैंग्वेज में मिल जाएगा। इसके बाद आपका अगर विंडोज 10 या 11 है तो आपको मैंने बताया था, पहले ही बताया कि आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के अन्य साइट पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे कहाँ जाना होगा, आपने जो यहाँ पर लैंग्वेज डाली हुई है, हिंदी डाला हुआ है, तो इस हिंदी पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ दो टैब आपको दिखाई देंगे, एक ऑप्शन का टैब दिखाई देगा और दूसरा रिमूव का। तो रिमूव आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर रिमूव पे आपने बाई चांस रिमूव कर दिया तो ये लैंग्वेज रिमूव हो जाएगी। आपको कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा ऑप्शन पे जाना होगा। ऑप्शन पे आपने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि एक नया पॉपअप खुला हुआ है, एक नई विंडो खुली हुई है। इसमें आपको यहाँ पर कीबोर्ड दिख रहा है, ठीक है ना, ये कीबोर्ड दिख रहा है। इस कीबोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है ऐड ए कीबोर्ड। तो ऐड ए कीबोर्ड पे आप क्लिक जब करेंगे तो आपका खुल के आएगा सामने। यहाँ पर आप देखेंगे कि देवनागरी स्क्रिप्ट तो आपकी डिफ़ॉल्ट में मिल ही चुकी है। यहाँ पर आपको फोनेटिक की मिल रहा है, हिंदी फोनेटिक। अब यहाँ हिंदी, चूँकि मैंने हिंदी पे मुझे चाहिए था इसलिए हिंदी फोनेटिक। अगर आपने कोई दूसरा लैंग्वेज चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पहले अपनी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड लैंग्वेज करके वो लैंग्वेज यहाँ पे रखनी होगी। अगर तमिल रखना चाहते हैं तो ऐड ए लैंग्वेज पे जाके तमिल आप लेंगे और तमिल जब यहाँ आ जाएगा तमिल पे जाके ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है ना। मैंने तो हिंदी ली हुई है, तो हिंदी में जब मैंने किया तो यहाँ ऑप्शन आया। अगर आपने तमिल किया होता, तेलुगु किया होता, मलयालम किया होता या और भारत की अन्य भाषाएं जिस पे आप चाहते थे तो उनको अगर आपने डाउनलोड किया होता तो वहाँ पे ऑप्शन पे जाते तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पे हिंदी फोनेटिक दिख रहा है तो वहाँ पर आपको तमिल फोनेटिक दिखता, तेलुगु फोनेटिक दिखता, मलयालम फोनेटिक दिखता, मराठी फोनेटिक, मतलब जो भी लैंग्वेज आपने यहाँ पर चूज़ किया था वो फोनेटिक उसकी मिल जाती है। अब हम यहाँ पर इसको करते हैं क्लिक और यहाँ पर आपका जब देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक फोनेटिक कीबोर्ड जुड़ जाएगा। जैसे वहाँ ऐड करेंगे आपको कहीं और दूसरे साइट पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी पे जाने के बाद अपना लैंग्वेज पे ऑप्शन पे गए, ऑप्शन के बाद जाके ऐड कीबोर्ड जोड़ेंगे और फोनेटिक पे लेंगे तो फोनेटिक आपकी जुड़ गई। अब इसके जरिए आपको जैसा मैंने बताया कि आप इनपुट क्या करेंगे, हिंदी में देंगे, मतलब अंग्रेजी में देंगे और आउटपुट आपको जो मिलेगा वो आपका जो भी लैंग्वेज आपने यहाँ चूज़ की है उसमें आपको आउटपुट मिलने लगेगा। तो ये चीज़ भी आप अपने जो भी छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको आप ये चीज़ भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बच्चों को शुरू से अगर हम ये चीज़ बता देंगे उनको तो आगे चल के वो बच्चे, उनको कहीं और सीखने की आवश्यकता नहीं होगी कि भाई हम कैसे अपनी भाषा में काम कर सकें। उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि वे अपनी स्वयं की अपनी मातृभाषा में कंप्यूटर के जरिए काम कर सकते हैं। उनको कहीं केवल हैंड राइटिंग से अपनी मातृभाषा नहीं लिख सकते, वो कंप्यूटर के जरिए भी टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल के टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बच्चों को जरूर बताइएगा। इसके बाद ये जो मैं लेआउट दिखा रहा हूँ ये मैंने बताया ना आउटडेटेड लेआउट है। इस पे आप देखेंगे ये हिंदी का लेआउट है, हिंदी कीबोर्ड का। इसमें आप देख रहे होंगे कि का या डी पे है आपका और खा कहाँ चला गया, खा यहाँ पर है, फिर गा यहाँ पर है और घा यहाँ पर है आपका। तो इससे क्या है कि आपको अगर का खा ग घा अगर लिखना है तो आपको ये पहले बाएं जाना पड़ेगा, मोस्ट बाएं, फिर आपको दाएं जाना पड़ेगा, फिर बाएं जाना पड़ेगा, फिर दाएं जाना पड़ेगा। यानी कि आपका जो उंगली है आप पूरे कीबोर्ड पे घूम रही है। और इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का जो मैंने बताया था, आपका इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का क्या था कि आपका एक ही जगह जहाँ का है वहीं खा है,
जहाँ गा है वही घा है। अब उसमें एक मैंने जो बताया था कि अंगा, तो इस कीबोर्ड में आप पूरा छान मारिए, देख लीजिए, माइक्रोस्कोप से भी अगर देखेंगे तब भी वो अक्षर आपको नहीं दिखाई देगा। उसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा, कोड याद करिए, या तो इंसर्ट में जाके आप सिंबल के जरिए आप आइए, तो वैसे आइए, मगर आपको कीबोर्ड में वो अक्षर नहीं दिखाई देगा। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में वो अक्षर आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो ये आउटडेटेड है, इसको अगर आप अभी इस पे काम कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको जितनी जल्दी हो इससे पीछा छुड़ाइए। अब इन दोनों का कंपैरिजन अगर आप कराता हूँ मैं, कि आप जो रेमिंगटन कीबोर्ड है, ऊपर रेमिंगटन है और नीचे इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, इनके कीबोर्ड में आप जब देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा कि ये कितना इजी है, कि सारे व्यंजन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सारे स्वर एक साइड में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ स्वर कहीं है, व्यंजन भी कहीं है, तो इसमें आपका ये इजी नहीं है। ठीक है, तो कीबोर्ड की बात हो गई है। और वॉइस टाइपिंग के लिए बता दूं आपको कि वॉइस टाइपिंग की सुविधा आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। विंडोज़ 11 में सुविधा इनबिल्ट कर दी है, मगर विंडोज़ 11 से पहले के वर्जन है, विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि विंडोज़ 10 का लेटेस्ट वर्जन यानी कि हाफ 21 है का है, 2011 का सेकेंड लास्ट वाला, यानी कि आपका कहा जाए तो जुलाई से लेकर दिसंबर के बाद में जो अपडेट आए थे विंडोज़ 10 के, उसमें हो सकता है कि वो इनबिल्ट कर दिया हो वॉइस टाइपिंग का, वरना मुझे नहीं लगता है कि विंडोज़ 10 में इनबिल्ट हुआ। विंडोज़ 11 में इनबिल्ट हो गया है कि अब आपको कहीं बाहर से वॉइस टाइपिंग के लिए अलग से टूल्स लेने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर टूल्स है। परंतु विंडोज़ 10 तक का आपके पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर है तो आपको ऑनलाइन वॉइस टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध है। गूगल का तो है, गूगल डॉक्स पे आप लोग यूज़ भी करते होंगे। इसमें क्या समस्या है गूगल डॉक्स में, कि आपको जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है, कि अगर जीमेल अकाउंट आपका है तब तो आपको गूगल डॉक्स पे आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। अगर जीमेल अकाउंट नहीं है तो ये डॉक्स पे आप वॉइस टाइपिंग नहीं कर सकते। परंतु जो डिक्टेशन IO या स्पीच नोट .co या डिक्टा नोट .co है, और भी है, हिंदी टाइपिंग .com है, और भी कई साइटें आपको ये सुविधा उपलब्ध करा रही है। उसमें आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसका अकाउंट होने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे dictation.io पे जाएंगे, वहाँ पर जो खुलेगा वहाँ पे हिंदी चूज़ कर लीजिए, या जो भी भाषा चूज़ करना है चूज़ कीजिए, और वहाँ पे माइक बना होगा, माइक को ऑन कीजिए और बोलना शुरू कीजिए, आपका टाइप होता चला जाएगा, वहाँ टाइप हो जाएगा मैटर, वहाँ से कॉपी कीजिए और जहाँ आपको चाहिए वहाँ जाके आपको पेस्ट कर देना। तो ये आप ऑनलाइन सुविधा आपके पास उपलब्ध है, इसके जरिए भी आप वॉइस टाइपिंग आप कर सकते हैं। परंतु मैंने आपको जैसा बताया कि विंडोज़ 11 में आपको ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। वो मैं आगे जो विंडोज़ के नए अपडेट्स जो आए हैं उसके बारे में जब बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि डिक्टेशन की सुविधा आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, अब OCR पे हम आते हैं। ठीक है, OCR आपका OCR का क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि OCR क्या है, कि आपके पास कोई PDF में हो मैटर या इमेज में हो, तो आप उस मैटर को कैसे एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एक सुविधा आपके पास उपलब्ध है, i2OCR। इसके अलावा भी OCR के और भी साइटें हैं, मगर मुझे ऑनलाइन के मामले में i2OCR
सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपकी लैंग्वेज जब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लैंग्वेज जो है वो भारत की कई भाषाएं जो हैं इसमें इनबिल्ट हो गई हैं। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा। तो अगर आपका हिंदी में है या किसी में है तो आपको i2ocr.com पे आप जाइएगा और वहाँ पे अगर PDF में है तो PDF, अगर JPG फॉर्म में है, मतलब इमेज में JPG फॉर्म में है तो आपका इस वाले पे आप क्लिक करिएगा। और पहला स्टेप क्या है आपका लैंग्वेज, क्योंकि वो जो आपका JPG फॉर्म पे है उसमें वो मैटर जो है किस लैंग्वेज में है वो आपको सबसे पहले देखना होगा। और फिर उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप है कि सेलेक्ट लैंग्वेज आप करेंगे। लैंग्वेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लिस्ट खुलेगी आपके पास, जिस भाषा में होगा वो आप भाषा चूज़ करेंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, उस टेक्स्ट को, उस इमेज को या PDF आप क्लिक करते हैं तो उस PDF का जहाँ लोकेशन है वहाँ पे आप उसको, अगर फाइल में कहीं आपके डिवाइस में है तो वहाँ पे, या अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हम URL के थ्रू उसको लेना है तो URL पे आप क्लिक कीजिएगा। वरना अगर डिवाइस के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर मैटर है तो आप फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट इमेज या सेलेक्ट PDF करके, और थर्ड में करना है आपको कि आई एम नॉट ए रोबोट, यहाँ पे क्लिक करना है ताकि वो समझ जाए कि आप रोबोट नहीं है, आप मानव है। आप यह चेक करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने पे पहले अगर PDF भी है तो पहले वो इमेज बनाता है, इमेज बनाएगा और फिर अगर कई पेज का है तो कई पेज का इमेज बना देगा और एक एक पेज का वो आपको टेक्स्ट निकाल के आपको उपलब्ध करा देगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने एक उपलब्ध OCR का ही उपलब्ध करा दिया है, एक एप्लीकेशन है, वो मैंने अभी लेटेस्ट खरीदा है, मैंने 550 रुपये में, आपका लाइफ टाइम यूज़ करेगा। तो वो ऑफलाइन आपका काम करेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन ही रहता है वो, परंतु इसमें तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। एक बार में एक ही लैंग्वेज इसमें वो कर रहा है, चेक करना पड़ेगा। और वो जो माइक्रोसॉफ्ट उपलब्ध कराया है माइक्रोसॉफ्ट ने, उसमें आपको आपके जो टेक्स्ट है, जो आपका PDF है, उसमें मल्टी लैंग्वेज का भी मैटर है, तो वो सारे मल्टी लैंग्वेज को अलग अलग लैंग्वेज में वो उसमें आपको OCR करके दे देगा। तो आप OCR ये देख लीजिएगा। इसके बाद मैं इसका लाइव डेमो भी करूँगा, अभी तो मैं PPT दिखा रहा हूँ आपको। तो OCR के बारे में आप समझ गए कि OCR आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर कुछ OCR के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, ये OCR कैसे करना है। और एक स्निपिंग टूल्स भी इसी के संग आ रहा है कि स्निपिंग टूल्स में भी आपको उतने जो मैटर है उसको स्निप कर देना है, उतना काट देना है, जिसे कतरन कहते हैं, कतरना कहते हैं। तो उतना काट के आप चाहें तो उसको JPG फॉर्म में करने के बाद पेस्ट करके उसको भी OCR आप कर सकते हैं। तो अगर कुछ इसमें आपको पूछना है टाइपिंग टूल्स के बारे में या OCR के बारे में तो वो आप अभी पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं है, कुछ पूछना नहीं है अभी। मतलब आप लोग को टाइपिंग टूल के बारे में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ क्लियर है सर, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग प्रयोग करते हैं, इनस्क्रिप्ट वगैरह हम लोग ऑलरेडी यूज करते हैं ये। जी जी जी, तो सबको ये पता है। ओके ठीक है। फिर मैं अब ये जो आपने विंडो 11, विंडो 10 जो सब बताया ना सर, इनस्क्रिप्ट में हम लोग ये जो आपने हिंदी टूल्स का बताया है वो हम लोग ऑलरेडी यूज करते हैं। ये वाला इनस्क्रिप्ट का हम लोग टाइपिंग वगैरह जैसे इंग्लिश में हम लोग करते हैं तो हमारा हिंदी में हो जाता है।
जैसे MU KE ऐसे करते हैं हम लोग एक्चुअली। यानी कि आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं फोनेटिक हाँ कीबोर्ड, इंस्क्रिप्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग फोनेटिक कीबोर्ड कर रहे हाँ हैं, ठीक है ना। हाँ जी। आपने अभी कहा कि मैडम कि इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड, तो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड दूसरी चीज़ है, आप फोनेटिक कीबोर्ड दूसरी चीज़ है, हाँ ठीक है ना। तो आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो फोनेटिक कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, हाँ क्लियर। ठीक। अच्छा, ओसीआर के बारे में आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है ओसीआर का? हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, अभी जो भी आपने बताया है किसी को कुछ। ओसीआर आप लोग करते हैं पहले तो ये ओशियार वाला सर, ये जो ओशियार वाला आपने बताया अभी, अच्छा नहीं, अभी यहाँ पे तो काफ़ी नहीं, ये जो फीचर्स जो आपने है। बताया ना सर ओशिया जो ये टूल्स जो है ये PDF बनाने के लिए प्रयोग होगा या किसके लिए प्रयोग होगा? हाँ, तो वही चीज़ है ना, पीडीएफ बनाने के लिए नहीं है, PDF आप बनाने के लिए नहीं है। पीडीएफ बनाना तो इजी है ना, कि वो तो आपके विंडोज़ में ही आप जब भी वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है आप सेव एज करेंगे, सेव एज पीडीएफ कर लेंगे, तो वो तो इजी है, उसमें कुछ नहीं करना। मगर पीडीएफ से आपको एडिटेबल टेक्स्ट निकालना, वो आपके लिए, अगर आपका यूनिकोड हिंदी में है और आपने अगर उसको सिलेक्ट करके ऐसे ही सिलेक्ट किया और कहीं आपने पेस्ट किया, तो वो चीज़ें आपको पूरी नहीं मिलेंगी। तो आप लोग ऐसा है ना, देखिए ये कार्यशाला है और 2 घंटे की कार्यशाला है। मेरा मकसद है कि आपको जो चीज़ें बताऊं मैं वो आपका क्लियर हो। केवल मैं यहाँ पर अपनी पीपीटी दिखा के या मैं अपनी वक्तव्य दे के मैं चला जाऊँ, फिर आप लोग को ना वो चीज़ नहीं। इसके लिए तो यही है कि इंटरेक्शन होना आवश्यक है, कि आप पर जो मैंने ओसीआर बताया है, ओसीआर महत्वपूर्ण है, टीचरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो पढ़ाते हैं आपको कहीं से मैटर इस तरह का मिला जो आप कहीं पे इमेज के रूप में मिला हुआ है या पीडीएफ में मिला हुआ है, उसको आपको एडिट करके देना है, नीचे देना है, ठीक है ना, बच्चों को देना है एडिट करके। तो वो आप कैसे एडिट कर पाओगे? उसके लिए वही चीज़ है कि उसको टूल्स, बिना टूल्स का, क्योंकि ई टूल्स महत्वपूर्ण है आपके लिए। ओसीआर मुझे नहीं लगता है कि ओसीआर आप लोग को क्लियर हुआ, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि टाइपिंग टूल्स का तक तो यहाँ ठीक है कि आप फोनेटिक आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं और टाइप करके अपना काम निकालते हैं, ठीक है ना, मगर ओसीआर नहीं। मैं ओसीआर लाइव करके अब आपको, ठीक है ना, मैं ओसीआर आपको लाइव करके दिखाऊंगा, तब आपको क्लियर होगा। तो जो चीज़ मैंने आपको अभी बताया है कि I2 OCR, ठीक है ना, एक I2 OCR है और एक माइक्रोसॉफ्ट का OCR मैंने जो आपको बताया था, वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ। सर एक मिनट जी सर, ये पूछना चाहती है कुछ आपसे। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं इसको पहले ये कामी ऐप का क्या वो है? कामी एक ऐप है जिसके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं PDF। क्या कामी यूज कर सकते हैं? नहीं, एक्सट्रैक्ट करना, देखिए पीडीएफ अगर आपका किस लैंग्वेज में, आपको हिंदी अगर लैंग्वेज है, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बंद हो गया आपका बंद हो गया, ये माइक बंद है। सर कामी ऐप जो है, कामी, उस पर हम हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी फॉन्ट हो, उस पर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं PDF। कर सकती है, आपने करा है? हाँ, क्योंकि मैंने आपने करके देखा है उसको? आप ऐसा है ना, आपने करके देखा है तो बताइए आप। आवाज़ नहीं आ रही मैम, आप लोग की आवाज़, वो
म्यूट हो जा रहा है आप लोग का। सब उन्होंने करके देखा है, बोल रहे हैं कैमे ऐप उन्होंने प्रयोग किया है, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है, आराम से कर पाई है। मतलब बहुत सारे ऐप है सर ना। हाँ, वही चीज़ है कि ऐप हमारे पास केवल एक ऐप नहीं है, OCR के लिए दर्जनों हैं, 50 ऐप हैं हमारे पास। तो वही चीज़ है कि हमें जैसे अगर ये टूल्स जो टूल्स आप बोल रहे हैं, हमें बहुत मतलब क्लास में कैसे प्रयोग करें, ये टूल्स को हिंदी में कितना आसान बनाए, PPT वगैरह कितना आसान हो सकता है, ज़्यादा हमें टाइपिंग का ना हो। आपने जैसे अभी बताया वॉइस रिकॉर्डिंग में जब हम करते हैं, जब बोलते हैं, कभी कभी उच्चारण के साथ में नहीं जाता है, बहुत सारी गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती रहती है कि नहीं। तो उसको हम और कैसे आसान बना सके ताकि हमें ज़्यादा समय उस पर ना वेस्ट करे, समय हमें बचत करना है कि नहीं। तो आसान तरीके हमें बताना है आपको। आप जब भी वॉइस टाइपिंग करते हैं तो एक ऐसा होता है ना कि वो मशीन जो है कुछ समय तक तो आपका वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मगर धीरे धीरे इतना इंटेलिजेंट हो गया है वो कि आप अगर 5 बार बोलना शुरू करेंगे तो 6ठी बार आप देखेंगे कि वो वॉइस आपका क्लियर वो पकड़ लेगा। तो इतना इंटेलिजेंट हो गया। तो आप धीरे धीरे इसको उसको फ्रेंडली बनाइए, ठीक है ना। तो अगर आप वॉइस टाइपिंग भी कर रहे हैं, अगर कहीं त्रुटि आ गई है तो उसको आप फोनेटिक कीबोर्ड से या स्क्रिप्ट कीबोर्ड से आप उसको सुधार सकते हैं। इसमें ये भी है कि आपके पास कोई आपका लेक्चर आप दिया हुआ है आपका वॉइस में, उसको भी आप टेक्स्ट फॉर्म में ले सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। पहले OCR का हो गया आपका, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपको जैसा मैंने बताया था कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं इसमें आप ये छोड़ दीजिए कि कश्मीरी नहीं होती है, इसमें कोंकणी, डोगरी, बोडो, मणिपुरी, मैथिली और संथाली इतनी को छोड़कर शेष जितनी भी भाषाएं हैं उसमें ये OCR कर देता है। आप इसका भी एक बार यूज़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जैसा मैंने आपको दिखाया है कि एक मैंने इमेज, एक पेपर की कटिंग थी, मैंने इस पेपर की कटिंग को फ़ोटो खींचा अपने कैमरे से और उसको फिर मैंने इसका OCR किया। तो आप देखिए कितना सटीक आपका यहाँ OCR उसने कर दिया है, एडिटेबल है। अब यहाँ से कॉपी करके हम कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब कि MS विंडोज़ टूल की बात करते हैं कि विंडोज़ में हमारे कौन कौन से टूल्स हमको मिले हैं जिसे हम यूज़ करके अपने काम की गति को, अपने परफेक्शन को और भी अधिक मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने जो बताया था कि वॉइस टाइपिंग के लिए कि अब आपको कहीं और से वॉइस टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर विंडोज़ 11 है तो आप विंडोज़ की और H आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको एक सीधे इसका पॉपअप खुल के आएगा और यहाँ पर माइक बना होगा, उस माइक को क्लिक करेंगे और बोलना शुरू कर देंगे और आपका टाइप होना शुरू हो गया। आपको कहीं और किसी भी साइट पे वॉइस टाइपिंग के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। विंडोज़ 11 में आपकी ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। क्या करना है, आपको विंडोज़ की दबानी है और H दबाना है, बस इतना ही दबाना है और आपका वॉइस टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अब आप कभी ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं और यहाँ पर इंग्लिश में टाइप हो रहा है, तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया।
तो इसके लिए आपको सबसे पहले यही जानना होगा कि आप जो यहाँ नीचे टास्क बार है, ये नीचे का जो टास्क बार है आपका, यहाँ पर आपको यहाँ लैंग्वेज जो है वो आपकी हिंदी होनी चाहिए। जिस भाषा में आप यहाँ पे करेंगे वो भाषा आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा है कि विंडोज़ में हिंदी टेक्स्ट सुनने की सुविधा भी आपके पास उपलब्ध है। कोई भी आपका आर्टिकल पढ़ा हुआ है, कोई भी आपका डायरेक्ट आप साइट पे चले गए हैं, साइट पे जाके कोई भी आपका आर्टिकल सामने लिखा हुआ है, तो आप उसको विंडोज़ की और इक्वल टू का जो सबसे ऊपर वाला जो आपका वो है उसमें आप इक्वल टू का देखेंगे, तो उसको की दबाएंगे तो आपका एक पॉपअप मैग्नीफायर का खुल के आएगा और यहाँ पर लाउड का आइकन आएगा। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल ब्लैक बना हुआ है, इस ट्रायंगल ब्लैक को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका यहाँ लिखा हुआ है ये बोल के सुनाना शुरू कर देगा। तो इसको मैं अभी आपको लाइव भी करके दिखा दूंगा। फिलहाल ये आपका पीपीटी में है, तो इसको आप क्लिक करेंगे और ये जो आपका स्टार बना हुआ है, ये स्टार में आपका दिया हुआ है कि आप किस आवाज़ में सुनना चाहते हैं, मेल वॉइस में सुनना चाहते हैं या फीमेल वॉइस में सुनना चाहते हैं, और उसकी स्पीड जो वॉइस स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए, तेज तेज बोले या स्लो बोले, तो इसके भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये मैग्नीफायर का है। आप मैग्नीफायर में अगर इसका परसेंटेज बढ़ा के देखना चाहते हैं, अगर छोटा छोटा दिख रहा है तो इस परसेंटेज के जरिए भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बताया मैंने कि इसमें मेल वॉइस और फीमेल वॉइस सब है। इंग्लिश में आपके कुछ वो दिए हुए हैं और हिंदी के लिए आपका कल्पना का दिया हुआ है और हेमंत का दिया हुआ है। 2 हिंदी के लिए हैं, बाकी सब अंग्रेजी के हैं ये वॉइस। तो ये आपको अच्छा, विंडोज़ में स्निपिंग की सुविधा भी है। आप अगर कोई पीपीटी तैयार कर रहे हैं दिखाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए या अपने कई प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको स्निपिंग टूल्स भी आना चाहिए कि इसको कैसे आपको करना है। आपके पास क्या है कि जैसे कहीं साइट पे आप गए तो आपको लग रहा है कि मुझे ये वाला पोर्शन इसको 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 मतलब इसको काट के मुझे करना है, तो हम क्या करेंगे कि विंडोज़ की शिफ्ट और एस एक साथ आप जब दबाएंगे तो आपके पास स्निपिंग टूल के सामने आ जाएगा और इस तरह आपका स्निपिंग टूल खुल गया। ये आपका ट्रायंगल का है, फिर ये फ्री हैंड का है, तो आप इसको लीजिएगा और यहाँ पे इस वाले को काटना आपको है, तो आप यहाँ काट लिया और यहाँ पर भी करेंगे जब आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने आपने वहाँ पे स्निपिंग करें, जितने कतरन करी हैं, यहाँ पर आपको सामने आ गया। अब अगर आप केवल भी करते तो जो आपने लेटेस्ट वाला पहला लास्ट में सबसे अंत में जिसको आपने स्निपिंग किया है वही सिर्फ यहाँ पर पेस्ट होता। मगर अगर आपको क्लिप बोर्ड खोलना है तो आप विंडोज़ प्लस भी जब दबाते हैं तो आपका जितने भी आपने क्लिप बोर्ड में आपके है वो सारे का एक शो हो जाएगा। आप एक एक करके चाहेंगे तो यहाँ पर पेस्ट होगा। इसको जैसे क्लिक करेंगे ये पेस्ट हो गया, इसको क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो गया, इसको क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो गया। तो इस तरह आप इस सुविधा का ई टूल्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं। फिर MS वर्ड, मतलब मैंने वो MS विंडोज़ के जो महत्वपूर्ण टूल्स थे, शॉर्टकट थे, वो मैंने बताया। वैसे तो इसके काफ़ी शॉर्टकट हैं, कई इस तरह के हैं कि आप उसमें इमोजी का भी कर सकते हैं, उसमें कैसे आप काम कर रहे हैं विंडोज़ पे और आपको अचानक कहीं जाना पड़ रहा है, सीट छोड़ के आप पेपर तैयार कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो पेपर कोई दूसरा देख सके, तो उसको वन टाइम लॉक कर सकते हैं कि आपने
विंडोज़ की दबाया और एल दबाया, वो लॉक हो गया, वो फिर कोई नहीं खोल सकता। और फिर आप दबाए, फिर इसको विंडोज एल को फिर दबा के फिर अपना काम कर सकते हैं। वर्ड में अनुवाद की सुविधा आपको मिल गई है। आपको कहीं दूसरी जगह अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, गूगल पे जाके अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको टेक्स्ट, जैसे आपका कोई है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। पहले सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आप, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसलेट का, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ सीधे रिसर्च का खुला है और यहाँ 2 लैंग्वेज आपको खुले, किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पर क्योंकि पेपर बनाते समय इसका बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम पेपर जो तैयार करते हैं वो बाइलिंगुअल तैयार करते हैं। तो हमें मेन प्रश्न हमने लिख दिया, यहाँ पर एक प्रश्न लिख दिया, उसके नीचे हमें उसका अनुवाद लिखना है। तो हम क्या करते होंगे, या तो बैठ के अनुवाद करें, हम अनुवाद करके यहाँ टाइप करें, या इसको कॉपी करें, फिर गूगल अनुवाद पे जाएं। वहाँ पे चूँकि अब पहले तो लोग कहते थे कि गूगल अनुवाद काफ़ी पुअर अनुवाद होता था, मगर अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब शब्दानुवाद ना करके वो वाक्य अनुवाद करता है, तो गूगल का अनुवाद काफ़ी रिच हो गया है। तो हमें यहाँ से कॉपी करके, या तो गूगल पे जाके हम अनुवाद करके उसका बाइलिंगुअल प्रश्न डाल सकते हैं। तो हमें अब वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रश्न को यहाँ पर अगर इंग्लिश में पहले हमने लिखा हुआ है, मूल स्रोत इंग्लिश में लिखा है, तो उसका लक्ष्य हमें देना है, उसका अनुवाद हिंदी में देना है। तो यहाँ पर हमें इसको सिलेक्ट करके यहाँ हिंदी इंग्लिश टू हिंदी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अनुवाद आएगा उसको हमें करना नहीं है, यहाँ कॉपी नहीं करनी है, हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे, वो अनुवाद यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो हमारा पेपर तैयार करते समय ये टूल्स बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है। इसके अलावा एक टूल्स इसी का वर्ड का ही है, सिनोनिम्स जो है शब्दार्थ, कि अगर आपका कोई भी, जैसे यहाँ पे आ रहा शक्तिशाली, मैं चाहता हूँ शक्तिशाली। सर जी 1 मिनट सर। हाँ सर। हाँ सर, जैसे आपने अभी बोला ना अनुवाद का, ट्रांसलेशन, हाँ ट्रांसलेशन, जैसे अभी आपने ये कॉपी किया, यहाँ पे अनुवाद इंग्लिश में हो रहा है। हाँ। क्या जो आपने जो ट्रांसलेट के लिए कॉपी किया हुआ है, एज इट इज उसका अर्थ वैसे ही आएगा क्या इधर इंग्लिश में? हाँ, एज इट इज ट्रांसलेशन होगा? मैं आपको लाइव, ये तो पीपीटी मैंने दिखाया है आपको ना, मैं आप ही बोलिएगा कि क्या, कोई प्रश्न बोलिएगा आप, ठीक है ना। जैसे आपका पेपर का कोई प्रश्न बोलिएगा, मैं यहाँ प्रश्न रखूँगा, उसका जो अनुवाद आएगा उसको मैं इसी के जरिए करके दिखाता हूँ। फिर आप खुद बताइएगा कि वो अनुवाद सही हुआ कि नहीं हुआ, कितने % तक अनुवाद वो सही हुआ है। नहीं सर, एक मिनट सर, जैसे हमने बहुत गूगल ट्रांसलेट वगैरह हमने ट्राई किया है, तो जैसे हम एक सेंटेंस, मतलब जो भी है, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, तो बहुत सारी गलतियां होती हैं उसमें, एज इट इज ट्रांसलेट नहीं होता, उसका अर्थ अलग ही हो जाता है। तो क्या इसमें एज इट इज जैसे हमने दिया है, आपने दिया है, वैसे ही होगा क्या? मेरा ये डाउट है। मैं करेक्ट नहीं, होगा? ठीक है, आपका डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्या पहले देखिए, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये विंडो 11 का एक सुविधा है। आप कोई प्रश्न आपका है जो जिस पर मैं लिखूँ कुछ, उसका अनुवाद करूँ। मैम हाँ बोलिए। सर बोलिए। नहीं, कोई प्रश्न आपका जो है ना कि पेपर का, जैसे मैं पेपर का कोई प्रश्न आपका यहाँ पे, मैं, ठीक है,
इस पत्र के अनुपालन में। सर ये बताइए कि हमें ये इंग्लिश में बोलना है वो हिंदी में कन्वर्ट होगा? जी जी, इस पत्र के मैंने यहाँ पे ये सर कर रहे हैं। आप देखेंगे ना, यहाँ पे जिस भाषा में बोलेंगे वो आपका यहाँ पे टाइप होता जाएगा। मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप टास्क बार में देख रहे हैं ना, यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है ना, तो अभी मैं हिंदी में बोलूँगा तो हिंदी में टाइप होगा। अगर यहाँ पर अंग्रेजी में इंग्लिश में लिखा होगा तो इंग्लिश में बोलूँगा तो इंग्लिश में टाइप होगा। ठीक है, तो अभी ये हिंदी है, तो मैं हिंदी में जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पर हिंदी में ही टाइप होगा। ये मैं कहीं और से वो टाइपिंग के लिए टूल्स नहीं लाया हूँ, ये विंडोज़ 11 का टूल्स है, तो मैं इसको आपका बता रहा हूँ। राजभाषा नियम 1976 के नियम के अंतर्गत पूर्व में हमारी रेल के कार्यालयों में हिंदी में 100% कार्य करने हेतु अनुभागों को नामित किया गया था। मैं इसको आप लोग को दिख रहा है, ये नहीं तो और बड़ा कर देता हूँ मैं। ये देखिए मैंने बोल के टाइप किया है, और ये मैं किसी अन्य डिवाइस का मैंने प्रयोग नहीं किया। मैंने क्या किया था, विंडोज़ और H एक साथ दबाया मैंने, तो ये पॉपअप खुल गया था मेरा वॉइस टाइपिंग का, और यहीं पे जो माइक बना हुआ है उस माइक को मैंने क्लिक किया और ये आपका आ गया। अब मैं यहाँ पर इसी चीज़ को जो आप देख रहे हैं ना कि राजभाषा नियम 1976 के नियम के अंतर्गत पूर्व में हमारी रेल के कार्यालयों में हिंदी में 100% या 100 जो है सब आ गया, तो इसको मैं ठीक है, इसको मैं 100 कर देता हूँ। 100% कार्य करने हेतु अनुभागों को नामित किया गया था। ये आपका बोल के देखिए, मैं टूल्स दोनों टूल्स आपको दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने बोल के किया है, तो ये टाइप हो गया। अब मैं इसको मैंने कहा था कि इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। जब राइट क्लिक किया तो ये खुल के आया, यहाँ पे ट्रांसलेट है। इस ट्रांसलेट पर मैंने क्लिक किया तो ये ट्रांसलेट के लिए यहाँ पर आपका एक खुल के आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे अभी ये हिंदी से मुझे लेना है, अभी अरेबिक है, तो अरेबिक नहीं लेना है मुझे, वो मुझे लेना है इंग्लिश, तो इंग्लिश यूनाइटेड। ठीक है ना, अब मैंने ये लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे इसको कॉपी नहीं करना है, मैंने यहाँ किया और इसको इंसर्ट कर दिया। अब देखिए इसका कि अंडर द रूल ऑफ ऑफिस लैंग्वेज रूल्स 1976 सेक्शंस वर अर्लियर डिजाइनेटेड फॉर 100% वर्क इन हिंदी इन द ऑफिस ऑफ आवर रेलवे। आप बताइए कि इसमें कितनी % की गलती है? ठीक है ना, वो सही जी मैम, ये सही है सर, सही हुआ है। हाँ, तब तो देखिए आप लोग जो प्रश्न की बात मैंने कहा था ना कि आपका जो प्रश्न पत्र बनाते हैं और बाइलिंगुअल बनाते हैं, तो बाइलिंगुअल बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है ही नहीं। आपके पास ऐसा टूल्स उपलब्ध है कि आप बोलिए, आपका बोलने का प्रश्न जिस भी लैंग्वेज में बोलना है आपको बोलिए, और उसका तत्काल उसको सेलेक्ट कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, और यहाँ तत्काल में जो काम आप 10 मिनट में करती थी वो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो इस कंप्यूटरीकरण का मतलब ही यही है कि आप कम मेहनत में अधिक से अधिक आउटपुट दे सकें। अगर आप ये दे सकते हैं तभी कंप्यूटर का सदुपयोग है, वरना कंप्यूटर टाइपिंग के लिए नहीं है कि आप उसको एज ए टाइपराइटर यूज़ करना है, तो उसके लिए नहीं है। कंप्यूटर का अनंत सीमाएं हैं, उसमें आप उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। तो ये आपको मैंने लाइव करके दिखाया कि बोल के कि कैसे हमें बोलना है, और ये इसको मैंने कहा भी था आपको कि एक कैसे ये सुनाएगा। तो
मुझे लग रहा है कि ये आवाज़ आनी चाहिए। तो विंडोज़ और मैंने इक्वल टू एक साथ दबाया, ठीक है। ये अभी आपका विंडो इक्वल टू एक साथ दबाने पे ये खुल गया आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ से खुल गया है और यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और इसको मैंने सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप 1। यहाँ पे ये इंग्लिश में है, इसको मैंने कल्पना हिंदी कर दिया, ठीक है ना। और इसको हम करते हैं, देखें क्या आवाज़ आ रही है। राजभाषा नियम 1976 के नियम के अंतर्गत पूर्व में हमारी रेल के कार्यालयों में हिंदी में 100% कार्य करने हेतु अनुभागों को नामित किया गया था। अंडर द रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976, sections were earlier designated for 100% work in Hindi in the offices of our railways. उसका ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। हिंदी पर्याय चुनने की बात मैंने की थी आपसे, तो हिंदी पर्याय भी हम यहाँ पर चुन सकते हैं। जैसे अनुभाग, अनुभागों को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे राइट किया और यहाँ सिनेमा पे गए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अध्यायों, विभागों, अंशों, भागों, ये आपको यहाँ पर पर्याय, हिंदी पर्याय मिल गए। इसी तरह आपको जैसे नामित, नामित पे आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पर गए, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे नामांकित, अंकित, मनोनीत, नामजद, ठीक है ना। ये आपके पास इतने आपको शब्द यहाँ पे पर्याय मिल रहे हैं। मैं ट्रांसलेशन वाला फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। ट्रांसलेशन वाला मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने क्या किया, विंडोज़ और फिर एच एक साथ दबाया है। देखिए वो बोलने लगा वो, अभी मैं इसको पहले मैंने क्या किया, विंडोज़ और एच एक साथ दबाया तो ये पॉपअप खुल के आ गया है। ये पॉपअप क्या है, वॉइस टाइपिंग का पॉपअप है। ये कहाँ मिलेगा आपको, केवल विंडोज़ 11 में मिलेगा। आप अगर विंडोज़ 10 के यूज़र हैं या विंडोज़ 7 के यूज़र हैं और आप विंडोज़ एच दबा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि शर्मा जी ने बताया था कि विंडोज़ एच दबाने से ये पॉपअप आएगा और पॉपअप नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कुछ दूसरी जादू दिखा के वो चले गए और यहाँ पे नहीं वो जादू काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये केवल विंडोज़ 11 में आपको उपलब्ध है। तो विंडोज़ 11 में आप जब आप यूज़र हैं तो विंडोज़ की और एच आप जब दबाएंगे तो ये पॉपअप आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको साइड में यहाँ पे सामने दिखाता हूँ और फिर यहाँ पे 3 आपको दिख रहे हैं। ये जो है ये सेटिंग है इसकी, इस सेटिंग को दिखा देता हूँ कि ये सेटिंग आपका वॉइस टाइपिंग लॉन्चर, इसको ऑन रखना है। ऑटो पंचुएशन आपको ऑन रखना है कि पंचुएशन क्या है कि आप सेंटेंस बोल रहे हैं, आप जरा थोड़ा सा रुके नहीं कि उसने स्टॉप लगाया नहीं, वो कॉमा जहाँ उसको दिखेगा कि यहाँ कॉमा लगाना है वहाँ कॉमा लगाएगा, सेमी कॉलन लगाना है सेमी कॉलन लगाएगा। तो ये ऑटो पंचुएशन आपको ऑन रखनी होगी वॉइस टाइपिंग करते समय, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको ऑन रखनी है, बाकी आपको ऑन कुछ नहीं करना है। ये तो आपका हेल्प के लिए कह रहा है लर्न मोर, कि आपको क्या क्या चीज़ें और सीखनी होगी, तो आप इसको दबा के देख लीजिएगा। और फिर ये माइक है, ठीक है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका बोलना शुरू करेंगे और वहाँ पे टाइप होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं एक टाइप कर रहा हूँ, रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा जिन स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की कमी है वहां पर अति शीघ्र सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। अभी क्लास से तो ये देखिए आप कि यहाँ पर मैंने रेल राज्य मंत्री जो है, उसके बाद मैं थोड़ी देर
रुक गया था, तो इसने क्या करा, स्टॉप लगा दिया। ऑटो पंचुएशन में ये समस्या आ सकती है कि आप अगर धीमे धीमे बोल रहे हैं तो वहाँ पे जहाँ आप रुके नहीं कि वहाँ पंचुएशन लग जाएगा, तो यहाँ पे पंचुएशन नहीं लगना चाहिए। तो इसको हमने वो किया और रेल राज्य मंत्री को अलग अलग किया और कहाँ पंचुएशन लगा है ये पंचुएशन, और उपाय के बाद भी सभी उपाय सुनिश्चित किए जाए। यहाँ पे पंचुएशन हटा देते हैं। अब इतना वो है, इसको हम अनुवाद करते हैं। तो अनुवाद करने के लिए हमें यहाँ से टाइप कॉपी करके गूगल पे जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपके विंडोज़ में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। नई आप इसको सेलेक्ट किया, आपने राइट क्लिक किया या ट्रांसलेट पे क्लिक किया और ट्रांसलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक नया विंडोज़ खुल के आ रहा है रिसर्च का, और यहाँ पर आपका जो आप सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो गया, दिख गया, और किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में करना है इसको आप चूज़ कर लीजिएगा। क्योंकि ये हिंदी में है तो हिंदी यहाँ पर फ्रॉम और टू इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो गया। अब मैं इसमें यहाँ पर मुझे कॉपी और पेस्ट नहीं करना है, मैं यहाँ पर इसको नई लाइन पे आया, जैसे आपने एक क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन लिखा और एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे और यहाँ पे इंसर्ट का बटन है, इंसर्ट पे क्लिक किया, आपने देखा। अब देखिए ये क्या लिख रहा है, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज श्री मनोज सिन्हा सेड दैट पैसेंजर एमिनिटीज एट स्टेशन आर आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एंड ऑल मेजर्स should be ensured to provide facilities at the earliest at stations where there is a shortage of passenger amenities। आप देखिए कि ट्रांसलेशन इसका आपको मतलब अमेजिंग करेंगे कि मतलब कितना 99.9% तक आपका यहाँ पर ट्रांसलेशन एकदम सटीक मिला है। तो आपको वही मैं कह रहा हूँ कि आपको टीचरों के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी टूल्स है, तो इस टूल्स का आप जरूर उपयोग करिएगा। इसके बाद पर्याय जैसे किसी का शब्द का और भी आप शब्द ढूंढना चाहते हैं, जैसे मुझे लगा कि नहीं यात्री सुविधाएं नहीं, सुविधाओं के बारे में कुछ दूसरी चीज़ें देखी जाए, सुविधाओं के अलावा इसके कौन कौन सा अर्थ है, तो आप सुविधाओं पे आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और सिनोनिम पे गए। आप देखिए आसानियों, सहूलियतों, आराम, शब्दकोश के असुविधाओं, विलोम, इसका विलोम भी मिल गया आपको। और ये भी कि आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं कि भाई यात्री सहूलियतों रखना चाहते हैं या आसानियों रखना या आराम रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, तो इसमें आप अपने हिसाब से जो चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं करके दिखाता हूँ कि यहाँ सहूलियतों पे मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ गया। अब उपलब्ध, ये उपलब्ध शब्द है, उपलब्ध का और क्या क्या समानार्थी हो सकता है, तो इसको मैंने उपलब्ध पे सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया और यहाँ पर देखिए मौजूद, प्राप्त, मुहैया, तो मैंने कहा कि सुविधाएं मौजूद कराने के लिए सभी उपाय भी हम सोच रहे हैं कि उपाय को भी चेंज करके देखें, इसके और क्या क्या पर्याय मिल सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इस पे गए और कोशिश, प्रयत्न, उपक्रम, चेष्टा, रास्ता, प्रयत्न हम कर सकते हैं, सभी प्रयत्न सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए आपकी ये दो चीज़ें आपको हिंदी पर्याय कि मतलब उसके और कौन कौन से शब्द मिल सकते हैं हमें, वो आपको एक क्लिक पे मिल रहा है, एक क्लिक पर आपको ट्रांसलेशन मिल जा रहा है। तो आपके लिए ये टूल्स काफ़ी महत्वपूर्ण टूल्स है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ कि जैसा मैंने उसमें अभी थोड़ी देर पहले बताया था जिसमें ये आवाज़ आप लोग की तरफ से ये हुआ कि आवाज़ नहीं आई, तो उसमें आपका कि आपने 10 पेज का क्या आपने एक क्वेश्चन पेपर पूरा तैयार कर लिया, ठीक है, और आप सेव करना भूल गए हैं और आपका यूपीएस किन्हीं कारणों से फ्लैक्चुएट हुआ और बैठ गया। आपने पूरा पेपर जो तैयार किया था वो आपका क्या हुआ, मतलब 10 मिनट 12 मिनट तक आपने मेहनत की और वो आपका पेपर ख़त्म हो गया। अब फिर से आपको दोबारा मेहनत करना पड़े। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे कि बाई चांस आप भूल भी गए तो वो ऑटो सेव हो जाए।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ सीधे ऑप्शन पे जाएंगे, फाइल पे गए या फाइल पे गए या ऑप्शन पे आप गए, ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो आपको क्या क्या चीज़ मिल रही है। आप जनरल पे देखेंगे सेव, पहले तो आप सेव वाला, क्योंकि आपको मैटर जो है सुरक्षित करना है, तो हम सेव पे यहाँ क्लिक किया हमने, और मैंने जैसे करा हुआ है ना, सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 1 मिनट, कम से कम मेरा 1 ही मिनट का तो लॉस होगा। और आप लोग में डिफ़ॉल्ट में क्या पड़ा हुआ है आप देखिएगा अपना अपना कंप्यूटर, उसमें 10 मिनट पड़ा हुआ है मिनिमम, तो 10 मिनट मत रखिए, 10 मिनट में यानी कि आपका 9 मिनट 58 सेकेंड तक का काम जो रहेगा वो आपका समाप्त हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, केवल 1-1 मिनट पे आपका ऑटो सेव होता जाए। 10 मिनट को हटा के आप इसका जब यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पे आप जैसे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 10 मिनट था, आप इसको नीचे वाला एरो करके 1 मिनट को आप कर लीजिएगा और यहाँ पे ओके कर लीजिएगा। तो आपका जितना भी काम होगा हर 1-1 मिनट पर ये ऑटो सेव होता जाएगा। तो आपका अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप सेव करना भूल गए और बिजली ने आपको धोखा दिया, तो आपकी मेहनत पे पानी ना फिरे और आपका काम वैसे को वैसा सुरक्षित पड़ा हुआ हो। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जनरल पे आप देख लीजिएगा एक बार, तो जनरल पे आप देख लीजिएगा, इसमें डिस्प्ले का है, डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं है। प्रूफिंग का आपका ऑटो करेक्ट, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे आप देखिएगा, ये आप लोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, टीचरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये ऑटो करेक्शन ऑप्शन। तो इसमें आप कुछ ये रिप्लेस करनी है, और यहाँ पे आपको देखना होगा कि कुछ वर्ड ऐसे हों कि शॉर्टकट पे आप जैसे बनाना चाहें। जैसे मैं एक बना के आपका दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। जैसे मुझे ये पूरी चीज़ें आपका एक चीज़ ऐसा है कि जैसे मैं अपना एक वो बनाता हूँ कि मैं अपना लिखता हूँ कि श्याम बाबू शर्मा, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये हुआ, हाँ ठीक है ना। ये मैंने अपना एक बनाया हुआ है, इसको सही से अब ये है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको ऑटो करेक्ट में डाला हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने ऑटो करेक्ट में डाला, बुकिंग में ऑटो करेक्ट में डाल दिया, ये आ गया है। और इसको मैंने रिप्लेस किससे कराना है, मुझे रिप्लेस कराना है, जैसे मैंने लिख दिया श्याम, जैसे मैं श्याम लिखता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं श्याम लिखूँगा, ये ऐड कर दिया मैंने और ओके कर लिया, ओके कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे मैं श्याम लिख रहा हूँ केवल, ठीक है ना। श्याम लिख के मैंने जैसे ही स्पेस दिया, ये पूरा आपका ये यहाँ पर चला आया। तो ये चीज़ें आपको, क्योंकि आपको जो पेपर तैयार करना है, तो ऊपर जो आप हेडिंग बनाते हैं कि ये अर्धवार्षिक है, परीक्षा है, ये समय इतना, ये इतना कितने घंटे का होगा, या आप इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि पहला प्रश्न अनिवार्य है या ये है कि हर प्रश्न के इतने अंक दिए हैं। तो ये सब चीज़ें एक स्टैटिक चीज़ें होती हैं, हर पेपर में आप उसको देते ही देते हैं। तो उसको पूरा करके ऑटो करेक्ट पे जाके आप उसको पहले एक बार टाइप कर लीजिएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और ऑटो करेक्ट पे आप जाकर इस तरह ऑटो करेक्ट पे ऑप्शन पे जाके ऑटो करेक्ट पे, प्रूफिंग पे, ऑटो करेक्ट पे जाएंगे। जैसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि हिंदी का पेपर, ठीक है ना। तो यहाँ हिंदी लिख दीजिए, हिंदी पेपर, ओके कर दीजिएगा। तो जब भी आप हिंदी पेपर वहाँ टाइप करेंगे तो वो पूरा आपका हेडिंग ऊपर एकदम से आ जाएगा, आपको पूरे सब में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका एक टेम्पलेट टाइप का बन जाएगा।
इसके अलावा आप कस्टम अपनी डिक्शनरी भी आप इसमें रख सकते हैं। इसमें करने के लिए तो बहुत कुछ है, वर्ड का तो अनंत, मैंने क्या कहा अनंत है। इसमें आप मेरा जो वर्ड ये आप देख रहे होंगे, इसमें आप टूल्स जो दिख रहा है, यहाँ मेरे नाम का एक अलग से टूल्स दिख रहा है, एक आइकन दिख रहा है, ये श्याम करके। तो ये मतलब आप में तो नहीं होगा, मेरे में कैसे आ गया? तो इसको बनाने का भी वो है कि आप अपना एक अलग से बना सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने इस पर गया और मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहीं से मैं वर्ड में बैठे बैठे मैं अपना एक्सेस का फाइल भी खोल सकता हूँ, पावर पॉइंट की फाइल यहीं से खोल सकता हूँ, यहीं से पब्लिशर की फाइल खोल सकता हूँ, यहाँ की यहीं से एक्सेल की फाइल खोल सकता हूँ। और इसी पे ऑटो करेक्ट, मुझे यहाँ जाने की, ये क्या नाम है, ऑप्शन पे जाके ये सब खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल अपने इसी पे गया और ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, ऑटो करेक्ट ऑप्शन सामने आ गया। इसी तरह मैं टेक्स्ट बॉक्स का ईमेल मैं यहीं से भेज सकता हूँ, मुझे और कहीं दूसरी साइटों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना वर्ड खोलूँगा और यहीं पे ये भी बनाने का तरीका आसान है, उसको फिर कभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार, आपके बहुत से काम इस तरह है कि आपका तत्काल कुछ पड़ता रहता है। तो जैसे यहाँ पे मैं इसके ऑटो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी मैंने क्विक एक्सेस पे डाल रखा है, प्रीव्यू तो डाला ही हुआ है, एक ये डाला हुआ है कि नंबर टेक्स्ट इनपुट है, फिर ये आपका मैंने नंबर टू वर्ड डाला हुआ है टेक्स्ट बॉक्स का। तो इस तरह का आप भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वही है, ऑप्शन पे आप गए और यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक किया, यहाँ पे जो मैंने आप दिखा रहा हूँ यहाँ पर दिख रहा है, वो इसमें पड़ा हुआ है। आप चाहेंगे पॉपुलर पे, ऑल कमांड पे करके, या जो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे ऊपर क्विक एक्सेस पे आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, आपका यह जुड़ता चला जाएगा। तो ये तो आपका क्विक एक्सेस टूल बार। और ये कैसे बना है, ये भी बनाने का तरीका कस्टम रिबन, ये रिबन मैंने, ये रिबन होता है, तो रिबन में मैंने अपना श्याम करके एक नया यहाँ पे नया टैब लिया और उसका ग्रुप मैंने अपने डाल दिया अंदर। ये एप्लीकेशन का एक ग्रुप बनाया हुआ मैंने, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स का ग्रुप बनाया हुआ है, तीसरा ईमेल का ग्रुप बना के मैंने 3 ग्रुप इसके अंदर बना रखे हैं। ये देखिए, एक ग्रुप ये है मेरा सारे एप्लीकेशन का, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स का, तीसरा ईमेल का। तो ये ग्रुप बना के मैंने उसके अंदर अपने टूल्स रख दिए। तो ये भी आप इजीली बना देंगे। तो ये सब कर लेंगे ना, तो आपकी कार्य क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। आप जो घंटों का काम करते हैं वो आप मिनटों में काम कर सकते हैं। तो ये आपका ऑटो करेक्ट का हुआ। अब मैं, क्योंकि अंतिम 12:50 होने वाले हैं, तो मैं अब इसके अंतिम पड़ाव की तरफ आप लोग को ले चलता हूँ। और अंतिम पड़ाव में क्या करना है आपको, कुछ मैं आपको साइटें दिखाऊंगा जो साइटें आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण साइटें हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको अपने जो छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे जो जिनको आप पढ़ा रहे हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो पहली साइट आपकी जो है ये है prezi.com है। ये आपको मतलब ये सभी आयु वर्ग के छात्रों के लिए उपयोग है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए केवल नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए इसका उपयोगी ये टूल बार है। तो टूल्स है, ये क्या नाम है, ये एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपको प्रेजेंटेशन बनाने में आपको काफ़ी उपयोगी आता है। इसके द्वारा आप जो पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन जो बनाए जाते हैं, उसकी तुलना में अगर इसके द्वारा आप बनाते हैं तो वो काफ़ी आकर्षक टाइप का दिखता है। मैंने भी इसका बनाया हुआ है इसी के जरिए। तो ये आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये आप नोट कर लीजिए, https://prezi.com। इसका यूट्यूब देख सकते हैं आप जब इस साइट पे जाएंगे तो वहाँ यूट्यूब भी आपका पड़ा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। ये आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी है।
दूसरा है कि आपका animoto.com। ये क्या होता है कि एनिमेटेड वीडियोस आपको बनाने में सुविधा होती है। छोटे बच्चों के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लिए ये है, मगर छोटे बच्चों के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। इसके बाद आपका pixton.com, ये भी आपका बच्चों के लिए आप एनिमेशन के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये शिक्षकों और उच्च वर्ग के लिए है एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये क्या है कि ये डिजिटल उपकरण छात्रों और शिक्षकों को एक इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड प्रदान करता है, जिसमें आप अपना स्कूल वर्क, ड्रॉप बॉक्स, एवरनोट, जी ड्राइव, ये सारे को एक जगह आप एकीकृत कर सकते हैं। इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा, ये आपके काफ़ी काम आएंगे। फिर आपका एजुकेशन यह, और फिर है फ्लिप स्नैप, ये आप देख लीजिए, और क्विज़लेट, तो ये भी सभी आयु वर्ग के छात्रों के लिए उपयोगी है, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो और अंत में चलते चलते मैं आपको अपना जो साइट है उसको मैं आपको दिखा दूं कि मेरी जो साइट है, दोनों, चाहे ब्लॉग हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, जो आपके काम के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप एक बार उस पर जाइएगा तो उसमें आपको आपके मतलब की चीज़ें, क्योंकि आप क्विज़ भी कराते हैं, और कोरोना काल में तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्विज़ कराई है, तो उसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आप, जैसे मैंने कहा था ना आपको, तकनीकी समाधान आप डालेंगे, चाहे इंग्लिश में डालिए चाहे हिंदी में डालिए। जैसे मैं इंग्लिश में ही आपको डाल के दिखाता हूँ, TAKNIKI, तकनीकी समाधान, SAMATHAN, तकनीकी समाधान आपने डाला, देखिए इसमें हिंदी में भी आ गया, इंग्लिश में, इंग्लिश वाला भी मैं एंटर मारा। तो जो आपका मैंने बताया था कि आपका जो शुरू के 3 जो है, ये मेरा ब्लॉग का आ गया, नंबर 1 पर ब्लॉग पे आ रहा है, और फिर दूसरा मेरा जो आ रहा है, इसको पहले ये मेरा ब्लॉग है तकनीकी समाधान से, और दूसरा आपका ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल का ही है, और ये फेसबुक पेज का है मेरा। इन तीनों पे आपको तकनीकी समाधान से रिलेटेड चीज़ें ही मिलेंगी। मैं आपको ब्लॉग अपना एक बार आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर देता हूँ कि इस पर आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें, जैसे ई ऑफिस तो आपके यहाँ है नहीं, ये सरकारी ऑफिस जितने भी हैं, केंद्र सरकार के हैं, राज्य सरकार के हैं, या उपक्रम है, निगम है, बैंक है, उसमें ई ऑफिस लॉन्च हो चुका है। तो ई ऑफिस से संबंधित पूरा ट्यूटोरियल मैंने इसमें अपने डाल रखा है वीडियोस के रूप में। फिर तकनीकी समाधान से संबंधित वीडियोस है, HRMS से संबंधित है, MS ऑफिस से संबंधित। आप MS ऑफिस पे जब क्लिक कर रहे हैं तो आपको वर्ड से रिलेटेड चीज़ें इस वाले में मिल जाएंगी। MS वर्ड से संबंधित यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो MS वर्ड से संबंधित जितने भी आपको चीज़ें हैं, आपको सारे यहाँ पे आपको उपलब्ध हैं। और आप जब एक्सेल का इसी तरह जाएंगे, इस तरह एक्सेस में, वो आपको वहाँ पे विंडोज से संबंधित चीज़ें जितनी भी हैं, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मन में, वो यहाँ पे आपको उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का सोशल मीडिया प्रतियोगिता फॉर्म, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है कि जो मैंने अपने बनाए थे कुछ, ये सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल है। तो आप यहाँ पे जाके आप इस पर क्लिक जब करेंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म, जैसे मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि आप कि किस टाइप का फॉर्म है। ये आपका एक फॉर्म बना हुआ है कि जैसे शुरू में आपने यहाँ पर सबसे पर्टिकुलर ले लिया, और उसके बाद नेक्स्ट जब जाएंगे तभी आपके क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो एक तो इस टाइप का फॉर्म है ये,
और दूसरा एक जनरल टाइप का फॉर्म है, वो भी देख लीजिएगा। इसमें सारे फॉर्म मैंने यहाँ पे उपलब्ध करा दिए। परीक्षा उपयोगी कंप्यूटर संबंधी प्रश्नोत्तर यहाँ पे डाले हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सारे प्रश्न पड़े हुए हैं, वीडियोस के रूप में भी है और वैसे भी है। ऑनलाइन फॉन्ट कन्वर्टर मैंने जो आपको बताया था, फिर यूनिकोड फॉन्ट कोई एक नहीं है, काफ़ी फॉन्ट है। लोग कहते हैं कि यूनिकोड फॉन्ट केवल मंगल फॉन्ट है, तो ऐसा नहीं है। यूनिकोड फॉन्ट बहुत से फॉन्ट हैं, सैकड़ों फॉन्ट हैं, और वो भी आकर्षक फॉन्ट हैं। तो आप उनका उपयोग यहाँ पे जाके आप हिंदी OCR मैंने जैसे बताया, ऑनलाइन हिंदी वॉइस टाइपिंग की सुविधा यहाँ पे आपको यहीं पे, मतलब मेरे साइट पे अगर आप चले गए तो उसके बाद आप की जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, आप यहीं से क्लिक करके दूसरी साइटों पे जा सकते हैं। राजभाषा से संबंधित सारे प्रश्नोत्तर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अष्टम अनुसूची पे आप देख लीजिएगा, अष्टम अनुसूची भी आपको यहाँ मिलेगी, और ये अष्टम अनुसूची आपको ऐसी कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। किसी भी साइट पे आप जाएंगे और अष्टम अनुसूची जो हमारी है, जिसमें 22 भाषाएं हैं, उनके बारे में यहाँ पे पूरा विस्तृत दिया हुआ है। एक क्लिक पे आप इसे, ऐसा आपको कहीं पे भी उपलब्ध नहीं होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो 22 भाषाएं हैं, शुरुआत में कितनी भाषाएं थी हमारी जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद कब किस संशोधन पे कौन सी भाषाएं जुड़ी, और उनके बारे में पूरा। जैसे एक मैं छोटा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये सिंधी भाषा हमारी जुड़ी थी 21वीं संशोधन में। तो आप जब सिंधी पे यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो आपको सीधे इस साइट पे ले जाएगा, संविधान की साइट पे, और आपको ये बता देगा कि 21वां संशोधन हुआ था और ये सिंधी भाषा हमारी उसमें जुड़ी थी। ठीक है ना, सिंधी लैंग्वेज ये लिखा हुआ है, सिंधी लैंग्वेज इट एड्स अंडर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ कि ये आप साइट पे कभी भी जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप इसमें से किसी भी लैंग्वेज पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी विकिपीडिया पूरी आपको दिखाई देगी कि इसमें कौन कौन से परिवार आते हैं, इसके बोलने वाले कितने लोग हैं, ये कहाँ किस क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो आपको और कहीं नहीं, मैं इतना दावा करता हूँ कि ये इस तरह का अष्टम अनुसूची कहीं आपको दूसरी साइट पे नहीं मिलेगी। तो जैसे असमिया पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, तो ये सीधे असमिया के विकिपीडिया पे ले जाएगा और वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें आपको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें आपका यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, इसी तरह आपका मैंने बताया था कि YouTube चैनल भी है। YouTube चैनल पे भी मैं इसको बैक कर देता हूँ सारा। ये तकनीकी समाधान और YouTube चैनल भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो उसको भी आप चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जिस भी मैटर है, जो भी आपकी समस्या है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये सारे वीडियोस यहाँ पर मेरे पड़े हुए हैं, काफ़ी वीडियोस हैं। ठीक है, तो आपके जितने आपके सारे ये तकनीकी समाधान से संबंधित यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तो यही आपसे कहूँगा, जितने भी टीचर्स हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप अन्य बच्चों को भी इसको देखने के लिए प्रेरित कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना मेरा अब जो भी मुझे बताना था, वैसे तो आप लोगों को बताना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि टीचर्स को हम जैसे लोग क्या बताएंगे, हम तो आप लोग से सीखने के लिए पढ़े हैं। तो धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे शिक्षक हुए खुश, हिंदी कार्यशाला में आई बहार,
इसीलिए मैं व्यक्त करने आई हूँ सभी के आभार, सभी के आभार। मैं वंदना डोभाल आज के अतिथि श्री श्याम बाबू शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ। पिछले 2 घंटों से हम यहाँ ज्ञान धारक के रूप में बैठे हुए हैं। इसका कारण हमारे प्रमुख अतिथि की ज्ञानवर्धक बातों ने हमें आकर्षित किया है। आदरणीय सर, आपकी ये सभी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर हम सभी लाभान्वित हुए हैं। ऐसे प्रतिभा संपन्न अतिथि को यहाँ आमंत्रित करके जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया है, मैं उनको भी आभार प्रकट करती हूँ। आशा करती हूँ हमें आपसे आगे भी भविष्य में ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मैं फिर आपका अपने विद्यालय और समस्त शिक्षकों की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। धन्यवाद सर।